दिया है। मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। लेकिन इस दूसरे टर्म के प्रारंभ में ही हमारे इस सदन के आदरणीय सदस्य मदन लाल जी हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राज्यसभा के हर सत्र में अरुण जी की वाक्पटुता, उसको सुनने के लिए हर कोई सदस्य बड़ा उत्सुक रहता है। लेकिन इन दोनों वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। बहुत ही जल्दी स्वस्थ होकर के फिर से हमें वो सौभाग्य प्राप्त होगा, मुझे विश्वास है। नेता के रूप में श्रीमान थावरचंद जी गहलोत सदन में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। पिछले 2 दिन से जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा में श्रीमान गुलाम नबी आजाद जी, श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, हमारे मित्र श्री डी राजा जी, श्री डेरेक ओबराय, राम गोपाल यादव जी, मजिद मेमन जी, रामदास अठावले जी, टी.के. रंगरागन जी, जे.पी. नड्डा जी, सपन दास गुप्ता जी, करीब 50 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा को समृद्ध किया है। सबने अपने अपने तरीके से अपनी बात बताई है। कहीं खट्टापन भी था, कहीं तीखापन भी था, कभी व्यंग्य भी था, कहीं आक्रोश भी था, कहीं पर रचनात्मक सुझाव भी थे, कहीं जनता जनार्दन का अभिवादन भी था। हर प्रकार के भाव यहां प्रकट हुए हैं। और कुछ लोग वो भी थे जिनको मैदान में जाने का मौका नहीं मिला, तो वहां जो गुस्सा निकलना चाहिए था वो शायद यहां निकाला। तो ये भी देखा। माननीय सभापति जी, ये चुनाव बहुत खास रहा है। कई दशकों के बाद दोबारा एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनना, भारत के मतदाताओं के मन में राजनीतिक स्थिरता का महात्म्य क्या है, एक परिपक्व मतदाता की इसमें सुगंध महसूस होती है। और ये सिर्फ इस चुनाव में हुआ ऐसा नहीं, लगातार पिछले कुछ चुनाव जो हुए हैं देश में, उसमें हमारे देश के मतदाताओं ने किसी भी दल को स्थान दिया, लेकिन बहुतेक स्थिरता को बल दिया है। ये अपने आप में लोकतंत्र की एक बहुत ही सुखद निशानी है। इस चुनाव संगठन का काम करता था तब भी बहुत चुनाव अभियानों को देखा है, चुनाव संचालन किए हैं। प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधि क्षेत्र में आने के बाद चुनाव लड़ाने का भी अवसर मिला है। लेकिन बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जबकि चुनाव स्वयं जनता जनार्दन लड़ती है। 2019 का चुनाव एक प्रकार से दलों से भी परे देश की जनता लड़ रही थी। देश की जनता ने इस पूरे चुनाव को अपने सर पर उठा लिया था और जनता खुद सरकार के कामों की बात लोगों तक पहुंचाती थी। जिसे लाभ नहीं पहुंचा वो भी उस विश्वास से बात कर रहा था कि उसको मिला है, मुझे भी मिलने वाला है। ये जो विश्वास है इस चुनाव के नतीजों में एक बहुत बड़ी अहम उसकी विशेषता है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश के कोने कोने में जनता जनार्दन के दर्शन करने का अवसर मिला, स्वयं जाकर के आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है। लेकिन आदरणीय सभापति जी,
भारत का एक परिपक्व लोकतंत्र हो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो। चुनाव अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है, उसके ग्लोबल वैल्यू होती है। उस समय अपनी सोच की मर्यादाओं के कारण, विचारों में पनपी हुई विकृति के कारण इतने बड़े जनादेश को हम ये कह दें कि आप तो चुनाव जीत गए, लेकिन देश चुनाव हार गया। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा भारत के लोकतंत्र का अपमान नहीं हो सकता, इससे बड़ा जनता जनार्दन का अपमान नहीं हो सकता। ये एक सामान्य वाक्य नहीं है, एक गंभीर रूप से देश के लोगों को सोचने के लिए मजबूर करने वाली बात है। और जब ये बात कही जाती है कि लोकतंत्र हार गया, देश हार गया, तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्या वायनाड में हिंदुस्तान हार गया? क्या रायबरेली में हिंदुस्तान हार गया? क्या बहरामपुर में, तिरुवनंतपुर में हिंदुस्तान हार गया? और अमेठी में क्या हिंदुस्तान हार गया? ये कौन सा तर्क है? यानी कांग्रेस हारी तो देश हार गया? मतलब देश यानी कांग्रेस, कांग्रेस यानी देश? अहंकार की एक सीमा होती है, अहंकार होना ही नहीं चाहिए, सीमा का कहां सवाल है। लेकिन इस प्रकार का मैं जरा जानना चाहूंगा, 17 राज्य 55-60 साल तक देश में सरकार चलाने वाला दल 17 राज्यों में एक सीट नहीं जीत पाया, क्या हम आसानी से कह देंगे देश हार गया? मैं समझता हूं कि इस प्रकार की भाषा बोल करके हमने मतदाताओं के विवेक पर ठेस पहुंचाई है। देश के मतदाताओं को हमने कटघरे में खड़ा कर दिया। हमारी आलोचना मैं समझ सकता हूं और लोकतंत्र में वो स्वीकार्य भी है। इतना ही नहीं, आलोचना सम्मानित है, लेकिन देश के मतदाताओं का इस प्रकार का अपमान बहुत पीड़ा देता है। और तब जाकर के हो सकता है मेरी वाणी में कोई आक्रोश भरे शब्द भी हो, लेकिन वो मेरे दल के लिए नहीं है, इस देश के परिपक्व लोकतंत्र के लिए है, भारत के संविधान निर्माताओं की समझदारी के लिए। और हम इस चुनाव में देखें 40-45 डिग्री टेम्परेचर और लोग दिन भर कतार में खड़े, 80-90 साल के बुजुर्ग हाथ में लाठी लेकर के वोट करने के लिए जा रहे थे। कई ऐसे चुनाव का काम का जिम्मेवारी संभालने वाले अधिकारी 2 दिन पहले मां की मृत्यु हुई है, लेकिन चूंकि चुनाव के अधिकारी के लिए जिम्मेवारी है, वो ईवीएम मशीन का दफ्तर उठा करके किसी गांव में गया है ड्यूटी करने के लिए। कितने कितने लोगों के तपस्या के बाद ये चुनाव होता है, और हम ऐसे ही देश के मतदाताओं का अपमान करते हैं। हम उससे आगे बढ़ गए, पता नहीं हमारे मन को क्या हो गया। हमने ये भी कह दिया देश के किसानों का अपमान कर दिया। हमने यहां तक कह दिया देश का किसान बिकाऊ है। 2-2 हजार रुपए की योजना के कारण किसानों के वोट खरीद लिए गए। मैं मानता हूं इस देश के किसान को ऐसे अपमानित करना नहीं चाहिए। मेरा देश का किसान, हमारे देश का किसान बिकाऊ नहीं है। हमारा देश का किसान तो वो है जब अन्न पैदा करता है, काली मजदूरी करके अन्न पैदा करता है, वो कभी सोचता नहीं है कि मैंने मेहनत करके जो अन्न पैदा किया है वो किसके पेट में जाएगा, गरीब के पेट में जाएगा कि अमीर के पेट में जाएगा, वो कभी नहीं सोचता है। उस किसान के लिए हम ये कह दें कि हमारे देश में मैं समझता हूं 15 करोड़ किसान परिवारों को पर आपने अपमानित किया इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके कि 2-2 हजार रुपए की स्कीम के कारण वो बिक गए। मैं हैरान हूं, मीडिया को भी गालियां दी गई।
मीडिया के कारण चुनाव जीते जाते हैं। हम कहां खड़े हैं? मीडिया के कारण चुनाव जीते जाते हैं। मीडिया बिकाऊ है क्या? मीडिया कोई खरीद लेता है क्या? और खरीद करके करते हैं। और जिन राज्यों में, क्या तमिलनाडु में भी यही लागू होगा क्या? क्या केरल में यही लागू होगा क्या? हम उन बातों को करें जिस बातों में कोई, क्योंकि ये सदन ऐसा है, सदन में बोली गई बातों का अपना एक महत्व होता है। हम कुछ भी कहते रहते हैं और ठीक है, अखबारों में हेडलाइन मिल जाएगी, लेकिन भारत का लोकतंत्र जिसमें दुनिया में उसकी एक प्रतिष्ठा है, हमने गर्व होना चाहिए। भारत की चुनाव प्रक्रिया विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा अवसर होती है और इस अवसर को हमने खोना नहीं चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए लोग मुझे मिले थे, तब मैंने उनसे कहा था, जो निवृत्तमान होते थे वो जब मिलने आए तो उनको कहता था, मैंने कहा हमारी एक ऐसी बड़ी अमानत है ये चुनाव प्रक्रिया और व्यवस्थाएं, विश्व के सामने जानी चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी विशालता और व्यापकता। 10 लाख पोलिंग स्टेशन, 40 लाख से ज्यादा ईवीएम मशीन, 650 राजनीतिक दल, 8000 से ज्यादा कैंडिडेट्स, कितना बड़ा रूप, व्यापकता। हम इस बात को दुनिया के सामने रखें, कितना गर्व हो सकता है, दुनिया को आश्चर्य होगा। मैं समझता हूं कि हम अपने निजी राजनीतिक कारणों से हम इस प्रकार से कहें, इस चुनाव में एक बहुत बड़ी बात नजर आई है। हमारी बहन बेटियों ने जो कमाल की है। हमारे देश में चुनाव पहले से होते हैं, महिलाओं को मतदान पहले से मिला हुआ है, लेकिन हमने देखा है कि हमेशा पुरुष और स्त्री के मतदान में करीब करीब 9-10% का मार्जिन रहता था। पुरुष का मतदान करीब करीब 9% ज्यादा रहता था। पहली बार ये करीब करीब 0 हो गया। ये अपने आप में भारत के लोकतंत्र की एक उज्जवल निशानी है। हम उसमें से उन चीजों को देखें और इस बार खुशी है कि करीब 78 सांसद महिला हमारी बहनें चुन करके आई है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग जीत करके आए, इतना नहीं है। इस चुनाव की एक विशेषता है, नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सभी कोने में बहुमत के साथ बीजेपी और एनडीए जीत करके आए। ऐसा नहीं कि एक कोने में है, सब दूर उसको हमें स्वीकृति मिली है। जो लोग हार गए हैं, जिनके सपने चूर चूर हो चुके हैं, जिनके अहंकार को चोट पहुंची है, वो देश के मतदाताओं का अभिवादन नहीं कर पाते होंगे, लेकिन मैं सर झुका करके भारत के कोटि कोटि मतदाताओं का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निभाने वाली उस व्यवस्था सूझ के साथ जुड़े हुए छोटे मोटे सब अफसर, सिक्योरिटी के लोग, इलेक्शन कमीशन, ये सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, यहां पर ईवीएम की चर्चा भी काफी हो रही है और एक नई बीमारी शुरू हुई है, मुझे माफ करना। ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं, बहाने बनाए जाते हैं। सभापति जी, कभी हम भी सदन में 2 रह गए थे और हमको ये बार बार कहा जाता 2 या 3 बस, 2 या 3 बस कर करके हमारी मजाक उड़ाई जाती थी। इतने बुरे दिन हमने देखे थे, लेकिन हमारा कार्यकर्ताओं पर भरोसा था, हमारे विचार पर भरोसा था, देश की जनता पर भरोसा था और परिश्रम करने की, त्याग करने की, पराकाष्ठा करने की हमारी तैयारी थी। उस निराशाजनक वातावरण में विश्वास पैदा कर करके हमने पार्टी को फिर से खड़ा किया। हमसे हमारे आगे की पीढ़ी ने काम किया, लेकिन करके दिखाया। और यही तो नेतृत्व की कसौटी होती है। हमने उस समय पोलिंग बूथ क्या ये हुआ था, डिकना हुआ था, ये हुआ था, इसलिए हम हार गए, रोना धोना नहीं, हार गए, फिर से काम करेंगे, पुनश्चर्यो हम निकल पड़े और हम परिणाम भी लेकर के आते चले हैं। लेकिन जब स्वयं पर भरोसा नहीं होता है, सामर्थ्य का अभाव होता है, तब फिर बहाने खोजे जाते हैं। और इसलिए
आत्मचिंतन करने की जिनकी तैयारी नहीं है, दोष स्वीकारने की तैयारी नहीं है, अपनी गलतियों को स्वीकार करने की तैयारी नहीं है, वो फिर ईवीएम को ढूंढते हैं ठिकरा ईवीएम पर फोड़ा जाए, ताकि फिर अपने साथियों के सामने तो कम से कम हम बता सकते हैं, देखो देखो हम तो बहुत अच्छा काम किया, हम नहीं हारे, वो तो ईवीएम के कारण हारे। मैं समझता हूं इस प्रकार से न हम राजनीतिक कैडर का भला करेंगे। राजनीतिक कैडर को निराश करने से कोई फायदा नहीं है। हिम्मत है तो आगे आइए, अपनी कैडर को तैयार कीजिए फिर। और चुनाव एक थोड़ा पूरा हो गया और चुनाव आने वाले हैं। इस प्रकार की निराशा का क्या मतलब है? और इसलिए माननीय सभापति जी, पहला एक समय था, चुनाव की प्रक्रिया हमने सब प्रकार की देखी है। चुनाव प्रक्रियाओं में सुधार होता गया है। प्रारंभिक जो चुनाव हुए 52 के बाद की शुरू के कालखंड के, महीनों महीनों तक चलते थे, बॉक्स ले लेकर के गांव गांव जाते थे। पुराने लोग जो, हम तो उस समय बहुत बच्चे थे, लेकिन जो सुना है उसमें से सुधार करते 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 यहां पहुंचे। एक निरंतर प्रक्रिया है सुधार की, और इसलिए उस सुधार प्रक्रिया को, और पहले का जमाना देख लीजिए क्या था। चुनाव के बाद अखबारों की हेडलाइन क्या होती थी? अखबारों की हेडलाइन यही होती थी कि इतनी हिंसा हुई, इतने लोग मारे गए, इतने बूथ कैप्चर हुए। ये 3 मेन न्यूज रहते थे। आज ईवीएम का कारण खबर एक ही होती है कि पहले की तुलना में मतदान कितने प्रतिशत बढ़ा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूं कि हमने, और हम जानते हैं पहले कैसा होता था, बूथ कैप्चर करना, लूट करना, जो दबांग लोग थे उन्हीं के हाथ में था, लोकतंत्र की प्रक्रियाओं के। और जब से सही अर्थ में लोकतंत्र की प्रक्रिया आई है, ऐसे लोगों का हारने का क्रम भी तभी से शुरू हुआ है। इसलिए उनको उस वापिस जगह पे जाना। देश लोकतंत्र को इस प्रकार से दबोचने की प्रक्रिया में मदद नहीं कर सकता है। माननीय सभापति जी, आज इस सदन के माध्यम से मैं देश के सामने भी बात बताना चाहता हूं कि ईवीएम सबसे पहले 1977 में इसकी चर्चा प्रारंभ हुई, और तब तो हम राजनीति में कहीं नजर नहीं आते थे, हम तो बहुत दूर बैठे थे जी। 77 में चर्चा शुरू हुई। 1982 में पहली बार इसका प्रयोग किया गया। 1988 में हम नहीं थे, इसी सदन में बैठे हुए उस समय के महानुभावों ने कानूनन इस व्यवस्था को स्वीकृति दी, कानून बनाया। इतना ही नहीं, 1992 में कांग्रेस के ही नेतृत्व में इस ईवीएम को लेकर के सारे रूल्स बनाए गए। यानी एक प्रकार से जो कहते हैं हमने किया, हमने किया, हमने किया, तो ये भी तो आप ही ने किया। आप हार गए इसलिए रो रहे हो? ये क्या तरीका है? और इसलिए मैं समझता हूं, और ईवीएम से इस देश में अब तक विधानसभाओं के जो चुनाव हुए हैं, स्टेट असेंबलीज के 113 चुनाव हुए हैं ईवीएम मशीन से। और यहां उपस्थित करीब करीब सभी दलों को उसी ईवीएम से चुनाव जीत करके सत्ता में आने का या सत्ता में भागीदार होने का अवसर मिला है। 113 असेंबली के चुनाव हुए हैं, 4 लोकसभा के जनरल इलेक्शन हुए हैं, उसमें भी दल बदले हैं, अलग अलग लोग जीत करके आए हैं। और आज पराजय के लिए हम इस प्रकार की बातें करते हैं। 2001 के बाद विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ईवीएम को लेकर के मसले उठाए गए हैं। सारे परीक्षण के बाद ईवीएम पर सारी चीजों में सभी देश की न्यायपालिकाओं ने पॉजिटिव अपना वर्डिक्ट दे दिया है। 2017 में जब इतना बड़ा हो हल्ला हुआ, क्योंकि पराजित लोगों की इकोसिस्टम अभी काम कर रही है, चारों तरफ हो हल्ला खड़ा हुआ, और इलेक्शन कमीशन ने खुद ने चैलेंज रूप में कहा कि मैं ये रखता हूं, आप आइए, गलत है तो हमें सिद्ध करके दिखाइए। जो लोग आज ईवीएम के गीत गा रहे हैं, रोना रो रहे हैं, एक भी दल वहां गया नहीं। 2 पार्टियां गई, एनसीपी एंड सीपीआई, लेकिन उन्होंने भी क्वेश्चन नहीं किया।
उन्होंने कहा जरा हमें समझाइए हाउ ईवीएम ऑपरेट्स। सिर्फ समझने का प्रयास किया, लेकिन कम से कम एनसीपी और सीपीआई के लोग गए, बाकी लोग तो इलेक्शन कमीशन के निमंत्रण के बाद भी गए नहीं, जिस पर वो शक कर रहे थे। और ये अप्रचार और ये प्रकार के एक निश्चित प्रकार का वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप इतना बड़ा तूफान खड़ा किया, तो उस हवा में हमारे लोग भी आ गए। कभी हम भी मानने लग गए थे कि ईवीएम से कोई गड़बड़ है, हमारी पार्टी में से भी आवाज उठी थी, लेकिन हमने ईमानदारी से उसके सत्य तक पहुंचने का प्रयास भी किया, टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास किया। और हमने खुद ने भी ईवीएम के विषय में शक किया था। जब सारी चीजें समझे तो हमारी पार्टी में भी उस विचार को मानने वालों को समझाया गया कि गलत रास्ता है आपका, और हमने सही रास्ते पे चले। टेक्नोलॉजी है, समझनी चाहिए, समझ करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस बातों को लेकर के आदरणीय सभापति जी, फिर वीवीपैट की बात आई, बार बार सुप्रीम कोर्ट में गए, पूरे चुनाव के वातावरण को डिरेल करने के लिए इसको एक साधन बनाया गया। हर शाम इलेक्शन कमीशन में जाओ, होल्ला करो, मीडिया में जगह ले लो, सामान्य मतदाता के मन में विश्वास पैदा करने के बाद अविश्वास पैदा करना, ये वातावरण बनाया गया। वीवीपैट का क्या हुआ? जितनी आशंकाओं को लेकर के गए, हम सब साक्षी हैं कि वीवीपैट ने फिर एक बार ईवीएम की ताकत को बढ़ा दिया। परिणाम सामने है। और ये देखिए, मैं हैरान हूं कांग्रेस पार्टी के लिए, इसलिए मुझे कहना पड़ता है क्योंकि आपने इतने सालों तक शासन किया है, देश की एक मुख्य धारा राजनीति की आपके पास रही है लंबे अरसे तक। अनुभव से आप मुझे कहना पड़ेगा कि आपकी कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि आप विजय भी नहीं पचा पाते हैं। आजादी के इतने साल, इतने विजय प्राप्त हुए, आप विजय नहीं पचा पाए। और 2014 से मैं लगातार देख रहा हूं, आप पराजय को स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि कोई हेल्दी ग्रोथ हो रहा है किसी राज्य। और भारत में, लोकतंत्र में हर दल का अपना एक स्थान है, महत्व है, उसका आदरपूर्वक सम्मान होना चाहिए और उसके प्रति हमारी शुभकामनाएं होनी चाहिए, हर दल के प्रति। तभी तो लोकतंत्र चलता है। लेकिन न हम पराजय को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और न ही हम विजय को पचाने का सामर्थ्य रखते हैं। और वो अभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ, अभी तो विजय हुआ और कुछ ही दिनों में ऐसी ऐसी खबरें आने लगी, हैरान हो जाते हैं जी। और इसलिए कृपा करके चुनाव के रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई हैं। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए। और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए, उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए और तय करे भाई एक ही मतदाता। और मैं बताता हूं, पंचायतों के चुनाव वाली मतदाता सूची होती है, उसमें एक भी मतदाता छूटता नहीं है, क्योंकि वहां एक एक वोट की कीमत होती है कि 30-40 वोट से हार जीत होती है। अगर वो मतदाता सूची, हमारी मतदाता सूची में कभी समस्या ही नहीं आएगी। उसी प्रकार से पोलिंग स्टेशन, मतदाता को हर बार याद करना पड़े, मेरा उसको पता होना चाहिए तुम्हारा पोलिंग स्टेशन यही स्कूल का वो कमरा है तुम्हारा हमेशा। ये व्यवस्था क्यों विकसित नहीं हो सकती? और इसलिए इलेक्शन के रिफॉर्म्स अनिवार्य है, कर होने रहने चाहिए, लेकिन हम ये मान के चले। अच्छा, हमारे देश में पहले
एक देश एक चुनाव होता था जी, ये बाद में गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है और उसका सबसे अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिला है। और आप आज उस विरोध, कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं जिस तर्क में कोई दम नहीं। कहते हैं मतदाता ये कैसे निर्णय करेगा। अभी उड़ीसा सबसे बड़ा उदाहरण है। उड़ीसा में ग्रामीण इलाका ज्यादा है। उड़ीसा एकदम बहुत ही विकसित और ऐसा तो राज्य नहीं है भारत के जो जिन राज्यों को अभी भी विकास के राह में लाने के लिए मेहनत करनी पड़े, ऐसे राज्यों में से वहां के मतदाताओं ने लोकसभा के लिए एक मतदान किया, विधानसभा के लिए दूसरा मतदान किया। इसका मतलब हमारे मतदाताओं को एक ही समय विवेक बुद्धि का पूरा है। मैं तो कुछ तो सीटें ऐसी है कि जहां नीचे की सारे असेंबली सीटें विधानसभा में गई बीजेडी को और लोकसभा उन्होंने बीजेपी को दी। ये मैच्योरिटी हमारे देश में, हम उनका अनादर कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये कैसा भ्रम फैलाया गया है कि अगर 7 चुनाव होंगे तो रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी। जहां जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हुए हैं उस सब जगह पर प्रादेशिक पक्ष जीते हैं। देख लीजिए इतिहास पूरा, प्रादेशिक पक्ष जीते हैं। अभी आंध्र का चुनाव हुआ, प्रादेशिक पक्ष जीत करके आया। उड़ीसा का चुनाव हुआ, प्रादेशिक पक्ष जीत करके आया। देश के मतदाताओं के समझ आए, हम उनकी समझ पर शक न करें। और इसलिए इस प्रकार के जो हम चर्चा के बाद नहीं होगा, लेकिन हम पहले से तक ये बिल्कुल नहीं, हम नहीं घुसने देंगे। ये तरीका लोकतंत्र में नहीं होता है। खुले मन से बात होनी चाहिए, हर प्रयास का स्वागत होना चाहिए, प्रयास के अंदर हम अपनी भूमिका बतानी चाहिए। लेकिन हम पहले से ही दरवाजे बंद करें तो कभी बदलाव नहीं आता है। और भारत के मतदाता का नीर क्षीर विवेक जो है उस पर हम कभी भी शक न करें, ये मेरा मत है। कभी कभी ये मैं सोच रहा हूं, क्या सिर्फ ईवीएम का विरोध करते हैं? जी नहीं। हमने विरोधी दल का मतलब मुझे लगता है कि लेटर एंड स्पिरिट में पकड़ लिया है। विरोधी यानी विरोधी करना, ऑपोजिशन मतलब ऑपोजिशन ही करना। मुझे याद है इसी सदन में मैं बैठा था और विद्वान लोग ऐसा भाषण कर रहे थे, बड़े बड़े अपने आप को ऐसा मानते हैं कि जब भगवान बुद्धि बांटने निकला तो वही पहले कतार में खड़े थे, ऐसे चलो गया बैठे। और उन्होंने कहा कि हमारे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन संभव नहीं है, गरीब आदमी को डिजिटल कैसे, मोबाइल फोन कैसे पकड़ेगा, ऐसे भाषण हुए थे। मैं हैरान हूं जी। उसका भी हमने विरोध किया। हमने आधार को विरोध किया। आप जब थे आधार महान, हम जब आधार से करप्शन को कम करने की कोशिश कर रहे तो आधार संकट हो गया। हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखट रहे हैं, आधार को रोकने के लिए कोशिश कर। हम अगर आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं, नया इंडिया बनाना चाहते हैं, क्या हम टेक्नोलॉजी से कितना दूर भागेंगे? सेफगार्ड के लिए सचेत प्रयास करना टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है और उसमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, समय से प्रोवाइड करती है। लेकिन हम चीजों से भागते रहेंगे। जीएसटी उसका विरोध, ईवीएम उसका विरोध, डिजिटल उसका विरोध, बीम ऐप उसका विरोध, हर चीज में ये नकारात्मकता। और इस पराजय बहुत कारणों की चर्चा होती है, मुझे क्षमा करना। इस सदन में जिन दलों का व्यवहार पिछले 5 साल, मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूं, रुकावट डालने का रहा है, अड़ंगे डालने का रहा